नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। हमने डिस्कस कर लिया था सेल का केंद्रक। लास्ट क्लास में हमने बात की थी जीन्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रोमोसोम, गुणसूत्र। देखो, गुणसूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। एक तो पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, गुणसूत्र नाम किसने दिया था। तो गुणसूत्र के जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता थे गुणसूत्र के स्ट्रासबर्ग। ठीक है। और गुणसूत्रों का जो नामकरण था वो किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक है। मैंने बताया था गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है और किन सब चीजों से मिलकर ये बने होते हैं। सेल के बारे में बताया था कि जो मनुष्य की बॉडी है वो प्रोटीन से बनती है और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में, राइबोसोम के द्वारा। तो जो गुणसूत्रों का निर्माण, जैसे आपको मैंने बताया था शुरू की क्लासेस में कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्रोमोसोम बनते हैं। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है किन सब चीजों से मिलकर होता है? इनका निर्माण होता है डीएनए, आरएनए तथा मिस्टोन प्रोटीन से मिलकर इनका निर्माण होता है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि खोजकर्ता कौन थे, नामकरण किसने किया था। नामकरण वाला 2-3 बार पूछा गया है। वाल्डेयर ने गुणसूत्रों का नामकरण किया था। एक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सेल में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस। एक सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य की हर सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग मनुष्य में 10 की पावर 14 लाख कोशिकाएं होती हैं। तो देख लो एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। केवल जो मनुष्य की शुक्राणु और अंडाणु अंग की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 46 गुणसूत्र नहीं पाए जाते। जैसे शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं, जर्म सेल, लैंडिंग सेल्स, उनमें 46 नहीं पाए जाते। उनके अलावा जितनी भी सभी कोशिकाएं उनमें समान रूप से 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? इनका निर्माण बताया कि किन सब चीजों से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्य होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जीन्स आनुवंशिक, जैसे वंशानुगति की आपको परिभाषा बताई थी, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर वंशानुगति कहलाता है। तो जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के वहन का कार्य, जो मैंने आपको त्रिक पढ़ाए थे, सूचनाएं जो जाती हैं, तो जो लक्षणों के वहन का कार्य वो गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्रों का जो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? आनुवंशिक लक्षणों के वहन का कार्य, लक्षणों के वहन का कार्य करते हैं। लक्षणों का वहन। ठीक है। ये हो गई गुणसूत्र के बारे में बेसिक जानकारी। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं हर सेल में? एक मनुष्य में ऑन एन एवरेज 46, सभी मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो, उनमें से ये पेयर्स के रूप में होते हैं, जोड़ों के रूप में। तो 46 का आधा कितने हो जाएंगे? 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो जो 22 गुणसूत्र है वो नर और मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। मनुष्य में नर और मादा में जो 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ये समान रूप से पाए जाते हैं। और जैसे मनुष्य का शरीर है, काया है, इसका निर्माण करते हैं, तो इनको कायिक गुणसूत्र बोला जाता है या दैहिक गुणसूत्र बोला जाता है। ये नर और मादा में समान होते हैं, नर व मादा में समान, मादा में
समान होते हैं। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अलिंग गुणसूत्र। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते, मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, नर और मादा में, तो इनको अलिंग गुणसूत्र भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। गुणसूत्र। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र। आपसे पूछा जाएगा मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कायिक गुणसूत्रों की या दैहिक गुणसूत्र, इनको दैहिक गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, दैहिक गुणसूत्रों की। ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम। अब जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वो लिंग का निर्धारण करता है। मनुष्य में लिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नर और मादा में वो अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23वां जोड़ा है, उसके नाम क्या हो जाएंगे? 23वां जोड़ा। ठीक है, ये देखो लिंग का निर्धारण करते हैं, इस वजह से इनको बोला जाएगा लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग संलग्न लिंग गुणसूत्र, है ना? तो इनको क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। इसके अलावा इनको हिटेरोसोम्स, जैसे इनको ऑटोसोम बोला था, इनको हिटेरोसोम बोला जाता है, हिटेरोसोम। कैसे होता है लिंग का निर्धारण? सजीव जिसमें 44 तो हो जाएंगे समान दैहिक गुणसूत्र हैं, ये सब में नर और मादा में समान पाए जाते हैं, प्लस जो 46वां 23rd पेयर है, 23वां जोड़ा है, वो अगर XX गुणसूत्र है तो जो लिंग होगा वो मादा का होगा। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मादा के लिए। ठीक है, और 44 गुणसूत्र सब में सेम मनुष्य में, तो जो नर का गुणसूत्र होगा वो होगा XY क्रोमोसोम, ये नर का गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये गुणसूत्रों के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब देखो गुणसूत्र की संरचना, मैंने आपको बताया था इनिशियल क्लासेस में कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी। ये सेंट्रोमियर एडिंग पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है क्यू आर्म, छोटी वाली लाइन को बोला जाता है पी आर्म। ठीक है, सेंट्रोमियर बिंदु से दोनों जुड़ते हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। क्यू आर्म बड़ी होती है पी आर्म के कंपैरिजन में, और स्थिति होती है सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब सेंट्रोमियर की स्थिति के अलग अलग स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से गुणसूत्रों की जो लॉन्ग आर्म है वो कौन सी होती है? क्यू आर्म। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, उनके हम नाम लिख लेते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो कुल प्रकार, कुल गुणसूत्रों के प्रकार, गुण सूत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कुल 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। देखो याद रखिएगा, टी ए एम एस, बस ये याद कर लेना। सेंट्रोमियर की स्थिति जब इस प्रकार से अगर सेंट्रोमियर की स्थिति हो तो उसको बोला जाता है टीलोसेंट्रिक। इसका जो आकार होता है वो आई के प्रकार का होता है। इसको जब सेंट्रोमियर की स्थिति क्यू आर्म एब्सेंट हो, बहुत छोटी हो, पी आर्म और क्यू आर्म लंबी हो, सेंट्रोमियर की इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है,
इसके अलावा जो नेक्स्ट इसकी शेप बनती है, इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। सेंट्रोमियर हो जाएगा ये। इसका जो प्रकार होता है वो किस प्रकार की आकृति दिखती है, जे, अंग्रेजी का अक्षर जे वर्ण के अनुसार इसकी आकृति दिखाई देती है, इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड इसकी शेप बनती है वो इस प्रकार बनती है, ये टीलोमियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। इसकी जो शेप बनती है वो वी प्रकार की बनती है ना, इसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। जबकि जो चौथी आकृति इसकी बनती है वो बनती है सब मेटासेंट्रिक, ये बनती है एल आकार की, ये सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ये गुणसूत्रों के प्रमुख प्रकार हैं। आपसे एग्जाम में इसकी आकृति होती है ये एल आकार की। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से डिफरेंट है, 3 नाम दे देंगे गुणसूत्रों के, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, और कोई दूसरा नाम दे देंगे जैसे नाइट्रोजनिक क्षारक, तो निम्न में से अयुग्म है, निम्न में से असंगत है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है गुणसूत्रों के प्रकार कितने होते हैं। अब क्या होता है, गुणसूत्र जैसे आपने समसूत्री विभाजन, अर्ध गुणसूत्री विभाजन, गुणसूत्री विभाजन के बारे में सुना होगा कभी। ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको अगर मैं बीच में से डिवाइड कर दूं, अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो जो ये बचेगा ये आधा गुणसूत्र इधर की तरफ, आधा गुणसूत्र इधर की तरफ, तो इसको क्या बोला जाएगा, अर्ध गुणसूत्र। इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है वो बोला जाता है क्रोमेटिड। तो एक अर्ध गुणसूत्र बराबर क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र बराबर होता है, एक अर्ध गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। ठीक है, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं कि एक गुणसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। है ना, ये एग्जाम में पूछा गया, एक क्रोमेटिड बराबर होता है दो क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र बराबर होता है 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थी गुणसूत्रों के बारे में बेसिक जानकारी थोड़ी सी। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, हमने क्या डिस्कस किया है, केंद्रक। केंद्रक के बाद जो टॉपिक आता है न्यूक्लियस के, सेल के हम जितने भी ऑर्गन्स थे, कोशिका के अंग थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक डिस्कस किया है केंद्रक। केंद्रक के बाद अब जो अगला टॉपिक होगा अपना होगा लवक। हरित लवक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, हरित लवक के बारे में आपने कि पादपों में भोजन का संश्लेषण हरित लवक में होता है, हरित लवक को पादपों का रसोईघर बोलते हैं। तो जो हरित और लवक दो अलग अलग वर्ड हैं। हरित ग्रीन शब्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से इसको हरित बोला जाता है। लवक एक पादप कोशिका में पाए जाने वाला अलग अंग है। ये हरित लवक 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरित और लवक। ठीक है, हरित और लवक 2 शब्दों से मिलकर बना है। लवक को पढ़ेंगे, लवक एक पादप कोशिका में, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो हम लवक को पढ़ेंगे, लवक के बारे में किसने बताया है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी का एक पार्ट है हरित लवक, है ना। देखो ये सेल है, सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, तो पादप कोशिका में मैंने 2 विभिन्नता बताई थी। जो डिफरेंस होता है मनुष्य की कोशिका में और पादप कोशिका में, वो डिफरेंस होता है कि एक तो पादपों की कोशिकाओं में हरित लवक अलग से पाया जाता है, हरित लवक के अलावा कोशिका भित्ति, झिल्ली तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पादप कोशिकाएं मनुष्य की कोशिकाओं से कैसे भिन्न होती हैं। उनमें हरित लवक, उनमें लवक पाए जाते हैं, उनमें लवक और भित्ति पाई जाती है, या फिर पादपों में
जो पादपों की कोशिकाएं हैं उनमें दोनों अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिकाओं में हरित लवक और कोशिका भित्ति अलग से पाई जाती है, मनुष्य कोशिका में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, लवक की खोज किसने की थी? देखो, लवक के बारे में आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं। ये एक तो डबल लेयर्ड सेल ऑर्गन होता है, अर्थात इसके ऊपर दोहरी परत पाई जाती है। द्विपरतीय कोशिका का अंग होता है लवक। लवक में क्या होता है, जैसे इसमें ग्रेना प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे ग्रेना प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ तरल पदार्थ होता है, ये ग्रेना प्रोटीन होते हैं छोटे 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 छोटे। इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है और पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जैसे हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था क्लासेस में, जैसे कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या आयरन पाया जाता है, ऐसे मैग्नीशियम धातु जो पत्तियां होती है उनका हरा रंग किस वजह से होता है? पर्णहरित के कारण। पर्णहरित में क्या कौन सी धातु पाई जाती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्णहरित में कौन सी धातु या पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु, पर्णहरित, है ना, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये ग्रेना प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके अलावा जो इसका तरल पदार्थ होता है लवक के तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिका के तरल पदार्थ को जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा बोला जाता है रक्त के तरल पदार्थ को, ऐसे जो लवक होता है, लवक के जो तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? स्पेशली स्ट्रोमा बोला जाता है। इसमें ग्रेना प्रोटीन पाई जाती है और ग्रेना प्रोटीन के अंदर पर्णहरित पाया जाता है जो मैग्नीशियम धातु से जुड़ा होता है, इस वजह से इसका रंग हरा होता है। ठीक है, अब लवक के बारे में, ये पत्तियों के बारे में था कि हाँ हरित लवक में क्या पाया जाता है। ठीक है, लवक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लवक की खोज किसने की थी, कितने प्रकार का होता है, किन किन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, थैंक यू।